हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। कुछ लोग हैरान होते हैं और पूछते हैं कि हैं तो आप सरदार, फिर आप ज्योतिष कैसे जानते हैं? तो सीधा सा जवाब है भाई, ये तो विद्या है। जो भी पढ़ लेगा, जो भी अध्ययन कर लेगा, उसी को प्राप्त हो जाएगी। जाति धर्म ऊंच नीच इसका कोई ताल्लुक नहीं है विद्या से। कोई टाइम था हिंदुस्तान में, जब, बुरा मत मानना भाई, बात है तो कहनी पड़ेगी, हिंदुस्तान में नीची जाति के लोगों को स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता था। और अब वक्त बदला तो जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, जिनको हिरासत की निगाह से देखते थे कभी लोग, वो स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त करते हैं, अपनी और अपने परिवारों की जिंदगी सुधारते हैं। तो मैं कल बात कर रहा था कि पापी ग्रह अगर किसी की जन्म कुंडली या जन्म राशि के तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठे तो वो अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल का मतलब है उनकी दुश्मनियां कम होती हैं, लोग उनसे डरते भी हैं, लोग उनका कहा मानते हैं, आमदनी अच्छी होती है, मित्रों से सहयोग मिलता है, खुशियां रहती हैं। और आज मैं बोल रहा हूं कि पापी ग्रह या क्रूर ग्रह, राहु, शनि, ये पापी ग्रह समझो, मंगल क्रूर ग्रह है, सूर्य भी क्रूर ग्रह है। अगर क्रूर ग्रह या पापी ग्रह पहले घर में लग्न में, दूसरे घर में वाणी में, या चौथे घर में, सुख का घर बोलते हैं, या 7वें घर में, आज इतने तक की बात करेंगे, बैठ जाए तो आदमी को जिंदगी भर परेशानियां देते हैं। राहु अगर किसी के 8वें घर में बैठ जाए तो फजूल में बहुत खपना पड़ता है, फजूल में खपना पड़ता है। और अगर चौथे घर में बैठ जाए तो सुख का नाश कर देंगे। अगर 7वें घर में बैठ जाए पापी ग्रह तो ज्यादा करके शादियां जो नाकामयाब होती हैं वो इन्हीं योगों के कारण होती हैं, इन्हीं योगों के कारण। मंगल या राहु या सूर्य या केतु या शनि 7वें घर को बिगाड़ दे, लग्न में बैठ जाए तब भी बिगड़ गया, 7वें घर में बैठ जाए तब भी बिगड़ गया। बाकी बात फिर कभी करेंगे, बाकी बात फिर कभी करेंगे। आज इतने क्यों, जन्म कुंडली या ज्योतिष बहुत लंबा चौड़ा 20-20 किताबें पढ़ लो तब भी ज्ञान पूरा नहीं होता। खैर एनीवे, आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह से, क्योंकि दोनों ही सरकार खुद है। 2019 में जब इलेक्शन थे तो अमित शाह जी जगह जगह जब भी भाषण देते थे, रैलियां संबोधित करते थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो बुखार सा चढ़ने लग गया कि ना साहब कहीं रैली कर रहे हैं और ना उनके लेफ्टिनेंट ऋषि कहीं रैली कर रहे हैं, अमित शाह नहीं कर रहे कहीं रैली, और नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे। इनको रोटी पता नहीं कैसे हजम होती होगी। खैर भगवान इनको सुख दे, शांति दे, इनको तरक्की भी दे भाई, इनको कामयाबी भी दे, कहना पड़ेगा ना। खैर, तो मैं कह रहा था 2019 में ऐसे गर्ज गर्ज के कह रहे थे कि हिंदुस्तान से एक एक रोहिंग्या मुसलमान को निकाल के बाहर कर देंगे। 5 साल हो गए हैं, सरकार का पीरियड भी पूरा होने वाला है। जाते जाते कम से ये तो बता जाए मुझे कि कितने के रोहिंग्या को कान पकड़ के बाहर निकाल चुके हो और कितने के हिंदुस्तान में अभी भी डटे हुए हैं। क्या ये संभव है कि
मई महीने तक आप सारे रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाल दोगे? एक भी रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया है। यह मेरी रिपोर्ट है, मैंने जाना है रिसर्च करके। तो फिर इतना झूठ तबान क्यों बोला था उस वक्त 2019 में? पहली बात यह है। और दूसरी, जब इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाई थी, तब बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए थे, वायदे किए थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज 3 दिन हो गए हैं। आज 1 नवंबर है, 31 अक्टूबर को भी और 30 अक्टूबर को भी कश्मीर में 3-4 जगह टारगेट किलिंग हुई है। उग्रवादी आते हैं, बैठे बैठाए लोगों को घर में मार के चले जाते हैं। आप तो कहते थे धारा 370 हटने के बाद, 35A खत्म होने के बाद कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन जाएगा, जो कि पहले ही था, पहले भी था हिंदुस्तान में ही ना। और वहां से उग्रवाद खत्म हो जाएगा। खैर, उग्रवाद तो खत्म इन्होंने तब भी किया था जब कहा था कि मैं नोटबंदी कर रहा हूं, इससे उग्रवाद खत्म हो जाएगा। तो ना तो आपकी नोटबंदी से कश्मीर का उग्रवाद खत्म हुआ, और ना 370 और 35A हटाने के बाद कुछ तब्दीली आई। पहले जैसे होता था वैसे ही अब हो रहा है। और जो नहीं हो रहा है वो इस करके नहीं हो रहा कि हो ही नहीं रहा, छुपा दिया जाता है, ढक दी जाती हैं खबरें, ताकि हमारा ध्यान उस तरफ ना जाए। तो आप ये भी बता दीजिए कि आपने जो आर्टिकल 370 और 35A हटाई थी, एब्रोगेट की थी, उसका फायदा देश को क्या हुआ? आपको तो हो गया था, आप इलेक्शन जीत गए और 5 साल तक आप राजयोग का मजा लेते रहे। और लास्ट बात जाते जाते ये भी बता दीजिए कि आपने अपने मित्र सेठों का कितना कर्जा माफ किया और क्यों किया? और ये भी बता ही देना अब कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना पैसा लिया है अपनी पार्टी को चंदे के रूप में, क्या ये उस कर्जे के बराबर है जो कि आपने माफ किया सेठों का? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।